नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के बारे में। दिल्ली चुनाव जो है उसको लगभग 1 हफ्ते का समय है, यानी चुनाव जो है वो दस्तक दे रहा है और कांग्रेस जो है उसकी उदासीनता आप देखिए कि कांग्रेस हाई कमान की तरफ से जो बड़े नाम हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे, सभी के सभी जो है उन्होंने चुनाव के कैंपेन से, प्रचार प्रसार से दूरी बनाई हुई है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में उदासीनता है। एक तरफ जो कांग्रेस का दिल्ली यूनिट है वो लगातार मेहनत कर रहा है फील्ड के अंदर। संदीप दीक्षित, अजय माकन, अलका लांबा जैसे जो लीडर हैं उन्होंने दिल्ली इलेक्शंस की जो कमान है वो संभाली हुई है, लेकिन जो हाई कमान है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है चुनाव का, खासकर जो फ्लोटिंग वोटर है, जो 10 से 15% का जो होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे जो हर पार्टी जो होती है उसी फ्लोटिंग वोटर के ऊपर उनका जो है वो कंसंट्रेशन रहता है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो ये जो फ्लोटिंग वोटर है ये अपना मन बनाता है और जिस पार्टी की तरफ, जिस राजनीतिक दल की तरफ इन फ्लोटिंग वोटर्स का झुकाव होता है, अंततः उसी राजनीतिक पार्टी को हम देखते आए हैं लगातार कि जो विक्ट्री है, जो विजय है, विजय गाथा उसी पार्टी के पक्ष में रहती है। तो आप देखिए दिल्ली की उदासीनता। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं कि कहां से ये उदासीनता शुरू हुई। तो हमको जाना पड़ेगा 90s के स्टार्ट के अंदर। 1990 का जो स्टार्ट था, जो दशक था, डेकेड था, उसके अंदर जो कांग्रेस है वो सेंटर के अंदर और स्टेट्स के अंदर वो कमज़ोर होना वो शुरू हुई। वजह क्या थी कि 1990 में जो लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा शुरू की थी अयोध्या मंदिर निर्माण को लेके, वो अपने उफान पे थी, जोर शोर पे थी। और दूसरी तरफ बिहार और यूपी जैसे जो बड़े राज्य हैं, जिसमें इस वक्त 120 सीटें हैं लोकसभा के, आप समझ सकते हैं कितने बड़े राज्य हैं। इन दोनों स्टेट्स के अंदर भी कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके साथ मायावती का आगमन हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और बिहार के अंदर आरजेडी, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे रीजनल फोर्सेस जो हैं वो उभर के आई। तो कांग्रेस के हाथ से ये 2 बड़े राज्य निकल गए। और 2 जो बड़े राज्य निकले, इसके अलावा उड़ीसा के अंदर भी जो कांग्रेस है वो वीक होना शुरू हुई और सेंटर के अंदर भी जो है वो कांग्रेस की जो एक सत्ता होती थी वो सत्ता को भी चैलेंज करना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जो रीजनल पार्टी उभर के आई उन्होंने। पोजीशन ये हो गई कि 1990 का दशक खत्म होते होते कांग्रेस के पास लीडरशिप का क्राइसिस आ गया और कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज हैं जो अभी कई बार सोनिया गांधी और नेहरू गांधी परिवार पे उंगली उठाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं परिवारवाद की पार्टी को लेकर, ये सभी लीडर इकट्ठे हुए थे और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी सोनिया गांधी को कि आप हमको लीड करो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जो है ये हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी राजनीति के अंदर। लेकिन जो सोनिया गांधी हैं उन्होंने पहले इस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज किया, क्योंकि सोनिया जी को ये लगता था कि जिस तरह से असैसिनेशन हुआ पहले इंदिरा जी का और उसके बाद राजीव जी का भी बम ब्लास्ट में उनका दुखद देहांत हो गया था, हत्या हो गई थी उनकी, तो इसको लेके कहीं ना कहीं एक अनजाना डर था सोनिया गांधी को अपने परिवार को लेके। राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है उस वक्त इनकी बहुत छोटी एज थी, टीन एज में थे, तो इसलिए सोनिया गांधी जो हैं वो लगातार इसको, ये जो ऑफर कांग्रेस के लीडर्स करते थे उसको मना कर रही थी। लेकिन बार बार जो कांग्रेस की कोटरी है, जो कोटरी के दस्ते आज जिसके अंदर शरद पवार हैं, ममता बनर्जी, ये दोनों जो दिग्गज थे ये पहले कांग्रेस में थे, जो आज कांग्रेस पे कभी कभी कटाक्ष लगाते हैं, सोनिया गांधी और नेहरू गांधी परिवार को लेके आपत्ति भी जताते हैं। शरद पवार ने तो पार्टी छोड़ दी थी सोनिया गांधी के जो विदेशी मूल का मुद्दा, लेकिन यही लोग सोनिया गांधी को रिक्वेस्ट करके और फिर सोनिया गांधी ने इनकी रिक्वेस्ट मानते हुए 1999 के अंदर कांग्रेस की जो कमान है वो संभाली और जो बिखरी हुई कांग्रेस थी उसको एकजुट किया। सोनिया गांधी की जो स्ट्रेटजी थी, जो लीडरशिप क्वालिटी थी, जो विरासत के अंदर उन्होंने राजनीति सीखी थी, उसको देखते हुए उसको उन्होंने कांग्रेस को एकजुट किया अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज से। और 2004 के अंदर जो है वो वाजपेयी साहब की जो सरकार थी वो रिपीट नहीं हुई थी और 2004 से लेकर 2014 तक लगातार 10 साल वो यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल था अलायंस के अंदर, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने 10 साल लगातार लीड किया इंडिया को।
तो कांग्रेस जो पटरी से उतर गई थी, कांग्रेस जो डिरेल हो गई थी, उसको फिर से पटरी पे लेके वही गांधी नेहरू परिवार ही आया, उनके सदस्य ही आई, पहले सोनिया गांधी और उसके बाद उनके बेटे जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने कमान संभाली। लेकिन जो 2014 का इलेक्शन आया, उसके अंदर जो है जो कांग्रेस है उसको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। रीज़न उसका था करप्शन का जो मुद्दा था, जो घोटाला था, कॉमनवेल्थ का घोटाला था, बोफोर्स के घोटाले, ये सभी के सभी ऑपोजिशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से उठाए और अन्ना आंदोलन की भी बहुत बड़ी इसकी अंदर भूमिका थी और इन सभी चीज़ों को लेके कांग्रेस चौतरफा गिरी और 2014 के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी से, सिंगल मेजॉरिटी से उनकी सरकार बनी और कांग्रेस की जो सीटें हैं वो इतनी कम हो गई कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी कांग्रेस को, वो भी जो पद है वो नहीं मिला। 49-50 के आसपास जो कांग्रेस की टैली रही 2014 के अंदर। 2000 फिर 5 साल के बाद जो 2019 का इलेक्शन आया, तो 2019 के इलेक्शन में भी कमोबेश यही पोजीशन रही कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी ने तो 300 का जो मार्क है लोकसभा के अंदर वो हासिल किया। ऐतिहासिक मैं समझता हूँ एक जीत थी भारतीय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। तो लगातार 2 टर्म यानी 10 साल जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट है वो भी कांग्रेस को नहीं मिली। लेकिन जो 2024 में इलेक्शन हुआ है वो संविधान के मुद्दे को लेके, यानी दलित की पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी की पॉलिसी इलेक्शन के मुद्दे को लेके कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। जो वोट बैंक कांग्रेस का खिसका था दलित और मुस्लिम समाज का, वो फिर से कांग्रेस की तरफ आया और नतीजा ये हुआ कि 99 सीट्स जो हैं वो लोकसभा में कांग्रेस की आई। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा और जो क्रेडिट इसका है वो राहुल गांधी ने जो पद यात्रा निकाली 2 बार, उसके ऊपर गया। और जो राहुल गांधी ने जो एक संवाद स्थापित किया, जो एलिगेशन उनके ऊपर लगते थे कि ये जो है वो राजनीति के अंदर जो है वो एक पिकनिक की तरह राजनीति को करते हैं, यानी 24/7 वो जो हैं वो पॉलिटिशियन नहीं है, उस धारणा को गलत सिद्ध करते हुए कांग्रेस ने 2024 के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया और कांग्रेस का जो मॉरल था वो बहुत बूस्ट था। इसके बाद क्या हुआ कि जो हरियाणा का असेंबली इलेक्शन आया और जम्मू कश्मीर का असेंबली इलेक्शन आया, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी हरियाणा के अंदर। सभी सर्वे भी बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी से, बम्पर मेजॉरिटी से जीतने वाली है। सभी सर्वे यही बता रहे थे। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसको लेके जो है वो उनके कैंप के अंदर अपबीट जो था वो सारा इन्वायरमेंट था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साइलेंट तरीके से अपना कैंपेन किया और जो अंडर करंट था उसको बांटने में नाकाम याद रही कांग्रेस। और कांग्रेस एक जीती हुई बाजी कांग्रेस ने हारी स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हरियाणा के अंदर हुआ। इस इलेक्शन के बाद जो कांग्रेस का मोरल बूस्ट हुआ था, कांग्रेस की लीडरशिप फिर से उसमें उभर के आई थी, खासकर राहुल गांधी का जो रोल था वो उसको सभी ने अप्रिशिएट किया। तो ये हरियाणा की जो विक्ट्री थी, इससे जो कांग्रेस का टॉप ब्रास है वो फिर से बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हुआ और इतना डिमोरलाइज हुआ कि हरियाणा की हार का जो साइड इफेक्ट है वो हरियाणा से दूर पहुंच गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भी अगर आप लोकसभा के अंदर नतीजे देखें तो बम्पर जीत मिली थी कांग्रेस को और जो इंडिया अलायंस है बाकी उसके पार्टनर उनको। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस हैं वो बिल्कुल सिमट के रह गए थे महाराष्ट्र के अंदर। हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस ने वापसी की थी और महाराष्ट्र के अंदर तो एक किस्म से इतिहास रचा था और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी कांग्रेस को। लेकिन जो डिफीट मिली हरियाणा के अंदर कांग्रेस को, उसके बाद जैसे मैंने कहा कांग्रेस जो है वो डिमोरलाइज हुई, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप जो है उसको एक धक्का लगा और महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस जो है वो बैक फुट पे आई, जो फ्रंट फुट पे थी वो बैक फुट पे आई और बहुत ही जो खराब प्रदर्शन रहा इंडिया अलायंस स्पेशली कांग्रेस का महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर और भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत की और हरियाणा महाराष्ट्र दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में अपने बलबूते पे है और महाराष्ट्र के अंदर जो है वो गठबंधन की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है। ये 2 चुनाव जो थे जो कांग्रेस समझती थी कि वो जीतने वाले हैं, जितने भी सर्वे नेशनल लेवल पे हुए उसके अंदर भी यही था और सभी एनालिसिस पॉलिटिक्स की भी यही रीडिंग थी कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर वापसी हुई है कांग्रेस की इंडिया अलायंस की हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, तो कोई भी स्पेस वहाँ नहीं बच रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी स्ट्रेटजी ने, संगठन की शक्ति ने, आरएसएस के साथ उनकी जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से दोनों स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते और इसको लेके जो कांग्रेस का टॉप ब्रॉस है राहुल गांधी में स्पेशली जो लीड कर रहे थे, वो इनको मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा झटका लगा ये 2 इलेक्शंस के बाद। और अब जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, दिल्ली के अंदर इलेक्शन में स्टेट जैसे मैंने कहा लीडरशिप बड़े काम कर रही है, वो घेर रही है आम आदमी पार्टी केजरीवाल को, लेकिन जो प्रेजेंट नहीं है कांग्रेस की तरफ से, खासकर गांधी फैमिली से, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब,
इनका गैर हाजिर होना जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना पड़ेगा दिल्ली में। कांग्रेस 4 या 5% वोट बैंक पे है आज दिल्ली के अंदर, सारा का सारा वोट बैंक कांग्रेस का लगी हुई है आम आदमी पार्टी, जिसमें दलित, महादलित, मुस्लिम समाज, पूर्वांचल के कुछ वोटर और पंजाब का कुछ वोटर, जो जितना था ये तकरीबन 55% तक बनता था, ये सारा का सारा वोट बैंक कांग्रेस का शिफ्ट हो गया था आम आदमी पार्टी के पास। कांग्रेस ने प्रयास किया कि फिर से वो जो है अपने आप को कोशिश करेगी रिवाइव करने में दिल्ली के अंदर। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन आप देखें कि शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन कांग्रेस वही डाल के जो 3-5 जो होते हैं, यानी जहाँ से हम चले थे वहीं पे हम आ जाएंगे, यानी हम सेल्फ गोल लगातार करते जाएंगे। तो कांग्रेस के अंदर ये उदासीनता है, ये थोड़ी नेचुरल भी है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल है और देश के अंदर ज़्यादातर जो राजनीति है वो कांग्रेस उसके अंदर धुरी ही बनी रही, चाहे वो जब गठबंधन का दौर नहीं था तब भी, और जब गठबंधन का दौर था तब भी कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति की दूरी बनी रही है। आज जो छोटे छोटे रीजनल पार्टीज हैं जो सभी वोट बैंक लेके बैठे हुए हैं कांग्रेस का, वो कांग्रेस को ही आंखें दिखा रहे हैं। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपना राज्य की राजनीति करती है, यानी रीजनल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, शरद पवार, ये जितनी भी अलायंस पार्टनर हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस को स्पेस नहीं देना चाहते हैं अपने अपने रिस्पेक्टेड स्टेट्स के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने बताया, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, टीएमसी है, शरद पवार की एनसीपी गुट है, ये सभी के सभी वोट बैंक लेके बैठे हुए हैं कांग्रेस का। और कांग्रेस को वो जो स्टेट असेंबली की सीट्स हैं इन स्टेट्स के अंदर, वो उसके अंदर कांग्रेस को जो उनका बनता ड्यू है वो नहीं देना चाहते, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस इन स्टेट्स के अंदर, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल ही नीचे के पायदान में है। उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है इनका 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स के अंदर जो कांग्रेस है वो बिल्कुल ही सिमटी हुई है। तो कांग्रेस को जो स्पेस नहीं मिल रहा है उनके सहयोगियों की तरफ से, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल है, इस तरह की मशीनरी है जो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है, 24/7 पॉलिटिशियन है प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, और जो तमाम बड़े दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी के सभी जो हैं वो असेसेबल हैं जनता के लिए। और चुनाव की जो मशीनरी और जो रिसोर्सेज, जो संसाधन कभी कांग्रेस के पास हुआ करते थे, वो आज सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो सेंटर लेवल पे भारतीय जनता पार्टी जैसी मशीनरी के साथ कांग्रेस को लड़ना है, और स्टेट के अंदर जितने गठबंधन जो सहयोगी दल कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस को वहां स्पेस नहीं दे रहे हैं। इसको लेके कांग्रेस में बहुत उदासीनता है, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो लगातार डिले भी हो रहा है और डिरेल भी हो रहा है। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस की आला कमान ये फैसला ही नहीं कर पा रही है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को फाइट दिल्ली में सीरियसली देना है या नहीं देना है। इसके अलावा जो आने वाले स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं 2025 में, अभी तीसरे क्वार्टर में जो है वो बिहार के अंदर भी इलेक्शन है, तो बिहार के अंदर भी आप देखेंगे कि कमोबेश यही पोजीशन रहने वाली है जो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर भी जो है वो सिरे से निकाल दिया था अलायंस आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जो है ग्राउंड पे वो मैंने कहा बहुत वीक विकेट पे है। इसी तरह की सेम पोजीशन है बिहार के अंदर। तो अगर अच्छी तरह से इलेक्शन नहीं लड़ती है कांग्रेस दिल्ली के अंदर और अपना कुछ वोट बैंक और सीटें कुछ लेके नहीं आती है, तो फिर बिहार के अंदर भी आरजेडी है वो कॉर्नर करेगी कांग्रेस पार्टी को। अब अगर कांग्रेस पार्टी खुल के लड़ती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में, तो जो इंडिया अलायंस के गठबंधन दल हैं वो आगे ही अनॉयड हैं और सभी के सभी आम आदमी पार्टी के खेमे में। तो कांग्रेस को लग रहा है कि उनको, कांग्रेस अभी ये जो पशोपेश में जो है वो फंसी हुई है, जैसे पंजाबी में कहते हैं पंबड़ पूसा, यानी डिसीजन नहीं ले पा रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइट करना है या अपने सहयोगी जो राजनीतिक दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनके साथ फाइट करना है। तो कांग्रेस इज रियली ऑन क्रॉस रोड, पता ही नहीं है। राहुल गांधी जिस एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं वो एजेंडा जो है वो इस वक्त है दलित और मुस्लिम, डीएम। राहुल गांधी को लगता है कि जो दलित समाज है वो फिर से उनके साथ जुड़ेगा, मिनॉरिटी उनके साथ जुड़ेगी जैसे पहले थी, और जो समाज के अंदर जो निम्न जो वर्ग होता है आय का, बीपीएल फैमिलीज, बीपीएल परिवार भी जो कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा इंदिरा जी के ज़माने से, वो राहुल गांधी को लगता है फिर से वो वापस आ जाएगा। तो राहुल गांधी जो है वो इस वक्त दलित जो पॉलिटिक्स हैं वो कर रहे हैं, और उनकी कोटरी के अंदर जो कम्युनिस्ट जो माइंडसेट के लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो इस धारा के जो धारा के तरफ
पर लगातार अग्रसर हैं राहुल गांधी, लेकिन जो दिल्ली के अंदर जो उनको कमांड करनी चाहिए थी, उनके लिए एक स्पेस बन रहा था दिल्ली के अंदर, वो राहुल गांधी ने जो है उनकी उदासीनता ने उसको मैं लगता हूँ मिस किया है। दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली के अंदर ही सभी पार्टीज़ के हेड ऑफिस हेडक्वार्टर्स हैं, यानी दिल्ली के अंदर ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हैं उनकी जो रिहाइश रेजिडेंस दिल्ली के अंदर है, लेकिन दिल्ली के अंदर कैंपेन करने की बजाय कभी राहुल गांधी पटना में जो दलित सम्मेलन है वहाँ चले जाते हैं। अभी खबर आई कि मध्य प्रदेश के अंदर जो दलित समाज का सम्मेलन है वहाँ हो गए हैं। सर के ऊपर दिल्ली का इलेक्शन है और ये जा रहे हैं उस तरफ, यानी जो इलेक्शंस अभी होने वाले हैं, लोकसभा का इलेक्शन जो है वो भी 5 साल के बाद है। तो राहुल गांधी जो है वो जो 5 साल के बाद इलेक्शन है, एक तरफ कांग्रेस का एक ग्रुप उस इलेक्शंस के ऊपर चाहता है कंसंट्रेट करना जिसमें अभी बहुत टाइम पड़ा है, और एक कांग्रेस का वर्ग चाहता है कि वो जो रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने स्पेस लिया है कांग्रेस का, उसमें से अपने स्पेस को फिर से वापस लिया जाए। तो दो जो ग्रुप हैं कांग्रेस के अंदर, उन दोनों के अंदर भी जो है वो आपस में ही जो खींचतान है, और इस खींचतान की वजह से जो कांग्रेस है उसके अंदर जो उदासीनता है वो लगातार बढ़ रही है। और भारत की मैं समझता हूँ राजनीति के लिए ये कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जिस देश के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज वीक हैं और सत्ता दल जो है वो ज्वाइंट है, वो स्ट्रांग है, तो वहाँ पे भी जो डेमोक्रेसी है, जो डेवलपमेंट है, वो कोई बहुत बड़ा उसका अच्छा ये सिग्नल नहीं है। क्योंकि अगर सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करता जाएगा, ऑपोजिशन के लिए कोई स्पेस नहीं होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो कांग्रेस को फिर से एकजुट होना पड़ेगा और जो देश हित के मुद्दे हैं उसको लेके राजनीति करनी पड़ेगी। और कांग्रेस को, राहुल गांधी को ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो मुद्दे देश के हित में हैं, यानी देश हित सर्वोपरि, उसको लेके क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को। जो विदेश में जाके राहुल गांधी अपने ही देश के अगेंस्ट वहाँ पे बोलते हैं और जो ये कहते हैं कि अडानी, अंबानी और कुछ और जो इंडस्ट्रीज हैं वो सरकार को चला रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट से लगातार वीक हो रही है कांग्रेस। क्योंकि भारत जैसे देश में इंडस्ट्री की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, और जो अंबानी अडानी हैं वहाँ उनके अंदर जो उनकी इंडस्ट्री है और जो उनके सब यूनिट्स होते हैं उसके अंदर समाज के हर वर्ग का जो पार्टिसिपेशन है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक विशेष समुदाय के लोगों को ही वहाँ नौकरी मिलती है। वहाँ पे सभी समुदाय के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे जॉब मिल रहा है। एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग दीज टू टॉप फैमिलीज ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, जो ग्रोथ के लिए जिनका मैं समझता हूँ कि हमको आभारी होना चाहिए। तो इस तरह की जो मानसिकता है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो भी राहुल गांधी के इस वक्त सर पे चढ़ी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर से अपने आप को मैं समझता हूँ रिकलेक्ट करने की ज़रूरत है, और जो डिरेल हुई पड़ी है कांग्रेस उसको फिर से एक पटरी पे आना पड़ेगा। और जो कोर इश्यूज हैं, जिसके जो नेशनल बिल्डिंग के जो इश्यूज हैं उसके अंदर कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सीरियसली। यानी ऑपोजिशन सिर्फ इसलिए नहीं करनी पड़ेगी कि हम ऑपोजिशन में हैं, ऑपोजिशन करनी पड़ेगी मुद्दों को लेकर, क्योंकि जो आज का वोटर है वो चाहता है कि उनके जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, इस तरह के प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन के मुद्दे हैं, इस पे आज का वोटर चाहता है वोट देना। और अगर कांग्रेस पार्टी फिर से उसी एक दायरे में रहेगी, यानी कुएं की मेंढक की तरह, तो फिर कांग्रेस को आने वाले समय में इसका और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।